सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी हाँ, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न आता है कि सरदार प्रायः ऐसा सुनने को नहीं मिलता है, तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कैसे मिली, किसने दी? इन तमाम मुद्दों पे, उनकी जन्म जयंती के अवसर पे हम जिक्र करने जा रहे हैं आज अपने कार्यक्रम कहानी जनतंत्र की के विशेष एपिसोड में। जी हाँ, मैं रोशन शर्मा द डेमोक्रेटिक मिरर पे आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। 31 अक्टूबर 1875 को तत्कालीन बॉम्बे प्रांत के खेरा नामक जगह पे, खेरा जिला में वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। वल्लभ भाई पटेल कालांतर में एक बहुत बड़े बैरिस्टर बने, अव्वल दर्जे के बैरिस्टर बने। आपके भाई विट्ठल भाई पटेल को भारत में गठित पहली काउंसिल जो 1937 में बनी थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बहरहाल हम जिक्र करने जा रहे हैं आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्या ज्ञात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने अध्ययन उपरांत वकालत की सेवा में आते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्र गौरव से प्रेरित होकर राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। वर्ष 1928 में आपके नेतृत्व में अहमदाबाद के बारदोली में किसानों का बहुत बड़ा सत्याग्रह हुआ। जी हाँ, वही सत्याग्रह जिसकी शुरुआत गांधी जी ने 1917 में चंपारण में कर रखी थी। उस आंदोलन, उस सत्याग्रह का क्या इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट था कि उस आंदोलन से जुड़ी हुई बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि पहले सिर्फ वल्लभ भाई पटेल थे, उन्हें सरदार का तमगा दिया, मतलब हेड का। और सरदार से एक वाकया याद आता है कि महान साहित्यकार रहे, भारत के मूर्धन्य विद्वान रहे, दिवंगत खुशवंत सिंह कहा करते थे कि प्रायः किसी शब्द के पीछे, हिंदी के किसी शब्द के पीछे अगर अ लगा दिया जाए तो उसका अर्थ न हो जाता है। जैसे सत्य के पहले अ लगा देने से असत्य हो जाता है, अ मतलब न होता है। लेकिन संभवतः सरदार उन चुनिंदा शब्दों में से एक है जिसके पहले अ लगा देने से वो और ज़्यादा प्रभावशाली असरदार हो जाता है। बहरहाल सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने बारदोली सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी के अत्यंत करीब आते हैं और उनकी क्षमता का, उनकी नेतृत्व क्षमता का, उनकी कर्तव्यपरायणता का, उनकी जीवटता का सबसे बड़ा उदात्त स्वरूप देखने को मिलता है भारत के आज़ादी के दिनों में। जब यह देश आज़ाद हो रहा था उस समय, जैसा कि हमें ज्ञात है, इस देश में अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत 565 अलग अलग रियासतें थी। एक तरह से कहा जाए भारत में राष्ट्रवाद नाम की चीज़ गौन थी। जैसे कहते हैं ना, हर 1.5 कोस पे पानी और 3 कोस पे बानी का स्वरूप बदल जाता है, तो हर 50-60 कोस 150-200 किलोमीटर की दूरी के बाद एक नया भारत, एक दूसरा भारत, एक दूसरी संस्कृति, एक दूसरी सभ्यता नजर आती थी। तो सरदार पटेल ने अपनी जीवटता से, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के माध्यम से भारत के तमाम बिखरे हुए अंगों को, तमाम बिखरे हुए छोटे छोटे क्लस्टर्स को, रियासतों को अपने निष्ठा, कर्तव्यपरायणता, अपने विश्वास, अपने ट्रस्टवर्दीनेस से एक साथ पिरोकर संविधान का पहला आर्टिकल कहता है ना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। जी हाँ, सरदार पटेल ने इस देश को यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाने का काम किया था। शायद यही कारण है कि अभी वर्ष 2018 में उनके सम्मानार्थ उनके जन्मस्थान गुजरात के नर्मदा जिला में के केवड़िया में एक बहुत उदात्त 182 फुट की प्रतिमा बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी करके। क्यों? क्योंकि वह यूनिटी के प्रतीक थे। खंड खंड में टुकड़े हुए, नैराश्य के भाव से ग्रसित भारत को उन्होंने एक राष्ट्रवाद देने का काम किया था।
ऐसे में अपने सहयोगी बीपी मेनन के साथ उन्होंने एश्योर किया कि भारत इंडिया के आकार में स्वरूप ग्रहण करे। क्या यह कुशल संयोग है कि गांधी जी 30 जनवरी 1948 को जब शाम के 5:17 पे गांधी की शहादत होती है, फिर क्या परस्त विचार द्वारा, परस्त मानसिकता द्वारा, तो उससे ठीक पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल वह आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी से मुलाकात की थी। उसी मुलाकात के बाद गांधी जी सर्वधर्म सभा को संबोधित करने के लिए बिरला हाउस के प्रांगण में पहुंचते हैं और वहीं पे 5:17 पे गांधी जी को शहादत मिलती है, शहीद हो जाते हैं। यहाँ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, वह है सरदार पटेल और गांधी का जो कमिटमेंट था, दोनों समय के कितने पाबंद थे। तो कहते हैं कि गांधी को जब गोली लगी सीने में तो उन्होंने अंतिम शब्द कहा था हे राम, और उसके बाद उनके प्राणांत हो गया था। लेकिन यह कम ज्ञात तथ्य है कि गांधी ने हे राम से पहले जो शब्द बोले थे वह शब्द था, मुझे कहीं भी देर से जाना अपराध लगता है, मैं स्वयं को और लेट से आने वालों को अपराधी सरीखा मानता हूँ। ठीक इसी प्रकार का कमिटमेंट समय के प्रति सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच था। भारत के राष्ट्रपति रहे, कालांतर में भारत के राष्ट्रपति रहे महान स्टेट्समैन सरदार ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी जीवनी में लिखा है कि जब देश आज़ाद हुआ और पेप्सू राज्य, जो आज का पंजाब जिसको बोलते हैं, दरअसल पेप्सू का पुनर्गठन होने के बाद पंजाब एंड पटियाला स्टेट यूनियन था, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तमाम उसी के पुनर्गठन से अस्तित्व में आए। तो जब पंजाब में सरकार बनाने की बारी आई तो सरदार पटेल ने वहाँ के फरीदकोट रियासत के एक छोटे से कार्यकर्ता, मतलब संघर्षरत कार्यकर्ता को एक चिट्ठी भेजी, और चिट्ठी में भेजी कि जैल सिंह जी आप मुझसे मिलने आए। कहते हैं जैल सिंह की जुबानी, वह दोस्तों से गरीब घर से थे, कर्जा लेकर आते हैं, टिकट का पैसा नहीं होता है, आते हैं दिल्ली के गुरुद्वारा में ठहरते हैं। सुबह में सरदार ने 5 बजे का समय दिया था। समझिए कितने बड़े कमिटेड लोग थे। 5 बजे सुबह अपॉइंटमेंट है। सरदार ज्ञानी जैल सिंह को बल्ली मारान के जहाँ वह ठहरे थे वहाँ से पटेल साहब के घर जाने के लिए ढंग से पैसा नहीं था, पैदल गए, थोड़ा लेट हो गए, स्वाभाविक ही था। घर पहुँचते हैं तो सरदार की पुत्री की पुत्री मणिबेन कहती है, तुम क्या समझ रखे हो, तुम भारत के गृह मंत्री से मिलने आए हो कि किसी गरेडिये से मिलने आए हो। बहरहाल मीटिंग नहीं होती है, 5 दिन के बाद का समय मिलता है, और मीटिंग जब होती है तो सरदार पटेल कहते हैं ज्ञानी जैल सिंह को, पंजाब नया राज्य बना रहे हैं, जाओ और अच्छे से सेवा दो देश को। लिखा है ज्ञानी जैल सिंह जी ने कि मुझे पता था, जाओ, हाँ, सरदार पटेल ने कहा कि जाओ पंजाब की सेवा करो और गवर्नर के लेटर का इंतजार करो, मीन्स यू आर गोइंग टू टेक ओथ एज ए मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अब ज्ञानी जैल सिंह ने लिखा है कि मुझे पता था कि मैं मंत्री बनने वाला हूँ और मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं सरदार के घर से रेलवे स्टेशन तक के लिए परिवहन का इस्तेमाल कर सकूँ। मुझे पैदल जाना पड़ा पंजाब के मंत्री होने वाले मंत्री को, वहाँ से मैं किसी प्रकार टिकट लिया जनरल का और फिर पहुँचा। यह कमिटमेंट था, समय का कमिटमेंट और प्रतिभाओं को पहचानने का कमिटमेंट कि हु कैन रन द गवर्नमेंट। भारत की आज़ादी के बाद ऐसे कौन से लोग होंगे जो इस देश को चला सकते हैं, प्रांत को, प्रदेश को, डिस्ट्रिक्ट को। यह परख थी सरदार पटेल, और यह परख उन्हें कहाँ से आई थी, तो यह परख आई थी गांधी से। गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था, आज़ाद भारत में नेहरू और पटेल की बराबर की जरूरत पड़ेगी, दोनों एक दूसरे के बिना सदैव अपूर्ण रहेंगे। यही कारण है
कि देश के आंतरिक मामलों में एक तरह से नेहरू जी ने पटेल को पूरा अधिकार समर्पित कर रखा था, वहीं दूसरी ओर सरदार पटेल साहब को भी अपनी सीमा, अपना दायरा, अपनी स्टेटस पता था कि वो राष्ट्र में एक कुशल संगठनकर्ता तो हो सकते हैं, लेकिन भारत सोने की चिड़िया रही हो एक दुनिया में, ज्ञान विज्ञान की भूमि रही हो, उसको अगर दुनिया के मंच पे कोई प्रदर्शित कर सकता है इस तरीके से तो वह नेहरू कर सकता है। इसीलिए दोनों के बीच में राष्ट्र निर्माण के मुद्दों पे कोई मतभिन्नता नहीं थी। एक तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, मैंने सैकड़ों जगह रिसर्च करके देखा है, उस संदर्भ में कहीं कोई साक्ष्य नहीं है। मैं तो श्रोताओं से भी अपील करना चाहूँगा कि अगर कहीं भी नाम मात्र का भी साक्ष्य हो मुझे सूचित करें, मुझे खुशी होगी, मैं अपने आप को सही करने का प्रयास करूँगा। और वो फैक्ट क्या है, कहते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक बैठक हुई थी, उसमें 14 वोट पटेल को मिला, 2 नेहरू को मिला, 29 वोट पटेल को मिला, 1 कांग्रेस नेहरू को मिला। ऐसा कहीं कोई साक्ष्य नहीं है, या बिल्कुल प्रोपेगेंडा तंत्र पर आधारित है। पटेल को पता था कि वे बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके नेतृत्व में जनमत प्राप्त करना, शारीरिक क्षमता या फिर वह जनता में मोटिवेट करने का वो नहीं था। नेहरू अपेक्षाकृत युवा थे, उन्हें पता था कि नेहरू मास लीडर है, इस देश की जनता नेहरू को चीयर करती है, उसमें अपना एक स्तंभ देखती है। तो यह बिल्कुल बेबुनियाद तथ्य है कि पटेल और नेहरू में कोई मतभिन्नता थी, कम से कम राष्ट्र निर्माण के मुद्दों को लेकर। बहरहाल आज जो इस पटेल का साहब का सबसे बड़ा योगदान में से एक योगदान यह है कि उन्होंने भारत के ICS इंडियन सिविल सर्विसेज का जो सिस्टम था उससे और ज़्यादा मजबूत करके स्टील फ्रेम देने का काम किया। अर्थात स्थायी प्रशासन, IAS, IPS, उन्हें पता था कि डेमोक्रेसी में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में सरकारें आती जाएंगी, जाती जाएंगी, लेकिन इस देश में कोई स्थायी प्रबंधन चाहिए, स्थायी प्रशासन चाहिए जो स्टील की तरह थामे रहे। और इसका श्रेय सरदार पटेल साहब को जाता है। और यही कारण है कि इस देश का आज भी जो पुलिस अधिकारियों को, इंडियन पुलिस ऑफिसर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है, उस सेंटर का नाम सरदार पटेल सेंटर फॉर पुलिस एकेडमी है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। यही कारण था कि पटेल के साहब के दिवंगत होने के बाद जब 15 दिसंबर 1950 को उनका देहावसान होता है, तो देश के उस समय के 1500 ICS और IPS अधिकारी एक साथ इकट्ठा होकर बम्बई के सोनापुर शमशान स्थल पे 10 लाख जनता के साथ उन्हें अंतिम विदाई करते हैं। बहरहाल सरदार पटेल साहब ने अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में, लगभग 2.5 वर्ष के कार्यकाल में गृह मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक ऐसा बेमिसाल, एक ऐसा बुनियाद का रूप, संविधानवाद का रूप प्रस्तुत किया, उसकी आज भी उसका उपमा दिया जाता है। और वह था उनके आराध्य, उनके देश भारत के लोगों की धड़कन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वालों और उनके संगठन को सरदार पटेल ने गांधी जी की स्वर्गवास के 5वें दिन अर्थात 30 जनवरी 1948 को गांधी की शहादत होती है और 4 फरवरी 1948 को भारत के गृह मंत्री की हैसियत से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS को बैन किया था। बैन ही नहीं किया था, उनके तत्कालीन स्वयंसेवक माधव सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें गुरु जी के नाम से जानते हैं लोग, जिनकी किताब को बंच ऑफ थॉट को तरह तरह से प्रोपेगेंडा में किया जाता है, उसको कहा गया था कि आपका जो स्ट्रक्चर होगा, आपका जो संविधान होगा, वह भारत के संविधान के लकीर पे होगा, उसके जैसा होगा। आप अपने मन से इन प्रकारेण इस देश में 2 विधान नहीं ला सकते हैं। उसके बाद उन्हें घुटना टेकना पड़ा था। उसके बाद भी 1.5 साल के उपरांत 11 जुलाई 1949 को पटेल साहब ने शर्तों के साथ RSS को अनुमति प्रदान की थी। जो लोग दावा करते हैं कि सरदार पटेल की विचारधारा कुछ और थी, वो पूरी तरह से विकलांग मानसिकता या भ्रामकता फैलाने का काम करते हैं। सरदार पटेल अगर होते तो इस बात की गारंटी है कि ऐसी संस्थाओं पे ताला लगा दिया गया होता। बहरहाल सरदार पटेल का जीवन एक संदेश है
कहते हैं कि कुछ नेता तो बहुत हुए, लेकिन कुछ नेताओं के भी नेता हुए जिनका कद नाम भी सरदार, काम भी सरदार। और यही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी विरासत को सहेजते हुए उनके देहावसान के उपरांत उनकी पुत्री मणिबेन और पुत्र दोनों को संसद में भेजने का काम किया था। ऐसे में जो लोग भी किसी भी मानसिकता के ऐसा करने का काम करते हैं वह असहनीय है। आज भी जब दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली से गुजरते हैं तो पटेल चौक पे पटेल की जो मजबूत प्रतिमा खड़ी है वो दिखाता है, नई पीढ़ी के लोगों को संदेश देता है, सरदार पटेल कभी रहा होगा तो ऐसा ही स्ट्रिक्ट रहा होगा जो मन, वचन और कर्म से एकाकार था। 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की अवस्था में अपने जन्म जयंती की हीरक जयंती मनाने के बाद सरदार पटेल काल कबलित हो गए। लेकिन इस उम्मीद के साथ, इस बुनियाद के साथ कि मैं एक खुट्टा गाड़ के जा रहा हूँ, मैं एक स्तंभ बनाकर जा रहा हूँ, जब कभी लड़खड़ाओगे, जब कभी भ्रामकता आएगी तो उस स्तंभ को याद करना। ऐसे कालजयी राजनेता, मर्मज्ञ, महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के पहले गृह मंत्री रहे, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, गांधी के आदर्शों को समर्पित इस देश, वर्तमान के भारतवर्ष को एकीकृत करने वाले सरदार को द डेमोक्रेटिक मिरर की तरफ से उनके जन्म जयंती के अवसर पे सादर नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।